हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष मौर्य। यू कैन कनेक्ट मी हियर एट लिंक्डइन। पिछले क्लास में हमने बात किया था साउथ चाइना सी और उस पे डिस्प्यूट और इंडिया का स्टैंड क्या है, और समझा था कि उसका क्या चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और इंडिया उस वहाँ पे क्यों इंडिया की प्रेजेंस क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मौसम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो करंटली मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आइए शुरू करते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है भारत के पड़ोसी देशों के साथ और हिंद महासागर में भारत की जो सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से, और चाइना को काउंटर करने के दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट है, जो संस्कृति मंत्रालय है भारत की, उसका प्रोजेक्ट है ये। और जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA जो है, इसकी नोडल एजेंसी है जिसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसका सहयोग करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल म्यूजियम। ठीक है, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। और इसको जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व विभाग और नेशनल म्यूजियम का सहयोग मिलेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव है क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस एंड टू रिवाइज हिस्टोरिक मैरीटाइम कल्चर एंड इकोनॉमिक टाइज विद 39 इंडियन ओशन रीजन्स के जो देश हैं, इंडियन ओशन कंट्रीज जो हैं, उनमें से 39 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके साथ जो है सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित किया जाएगा। उनके साथ जो है हिस्टोरिक मैरीटाइम कल्चर जो उनका हमारा रहा है, समुद्री ऐतिहासिक सामुद्रिक संस्कृति जो रही है, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इकोनॉमिक जो टाइज है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। यानी कि सांस्कृतिक और मैरीटाइम कल्चरल लिंक्सेस, मैरीटाइम कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज को इस्टेब्लिश किया जाएगा 39 इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ। ठीक है, ये दो लेवल्स पे होगा, एक होगा माइक्रो लेवल और एक होगा मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल में क्या है कि माइक्रो लेवल में जो इंडियन ओशन की जो दुनिया है ना, इंडियन ओशन के आसपास की जो कंट्रीज है, फिर के अंदर के जो कंट्रीज हैं, उनके साथ जो भारत का संचार है उसको फिर से स्थापित किया जाएगा, उनको फिर से कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कल्चरल वैल्यूज हैं दोनों तरफ की, उनमें एक तरीके से उनकी समझ बढ़ेगी, और जो उसके साथ जुड़ी हुई चिंताएं हैं वो भी उभर करके सामने आएंगी। यानी कि मैक्रो लेवल पर संचार को सुधारना है, उसको जोड़ना है, रिकनेक्ट करना है, और ताकि जो है इंडियन ओशन वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने संबंधों को, कल्चरल वैल्यूज और उसके कंसर्न्स को समझा जा सके, उसकी समझ को और बढ़ाया जा सके। और माइक्रो लेवल पे जो है, इसमें क्या होगा कि वो जो क्षेत्रीय समुद्री जो परिवेश है, उसमें जो उनका माइक्रो लेवल पे जो क्षेत्रीय समुद्री परिवेश के अंदर जो उनका कल्चर डेवलप हुआ है, नेशनल कल्चर, उसको समझना है। यानी कि जिस समुद्री परिवेश में उनका अपना संस्कृति डेवलप हुई है, ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति जो डेवलप हुई है, उसको समझना है, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर। और बृहद स्तर पर क्या करना है, उनको उनके साथ जो है कम्युनिकेशन को रिकनेक्ट और रीएस्टेब्लिश करना है, ताकि जो है उनके जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, सांस्कृतिक मूल्य और उनसे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, उन पर अपनी समझ को हम बढ़ा सके, विकसित कर सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एक तरीके से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है देशों के साथ संबंधों को सुधारने का एक दृष्टिकोण है, संस्कृति को जोड़ना है, एक साथ सांस्कृतिक जो जुड़ाव है उसको फिर से पहचानना है, उसके साथ खुद को री इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, इसमें क्या स्कीम्स रखी गई हैं, ठीक है,
उसमें 39 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और उनको जो जो है उनको ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज के लिए चुना गया है। इस जो प्रोजेक्ट का लक्ष्य है, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य मल्टी फेसेट इंडियन ओशन वर्ल्ड, यानी कि बहुआयामी जो इंडियन ओशन वर्ल्ड है उसको उसका अन्वेषण करना है। ठीक है, मतलब उसके बारे में और जानकारियां इकट्ठी करनी है, जानना है। कोलैटिंग आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। ठीक है, मतलब पुरातात्विक और ऐतिहासिक शोधों को बढ़ावा देना है, ताकि जो है उनकी जो सांस्कृतिक विविधता है, जो वाणिज्यिक और धार्मिक अंतर संबंध है भारत हिंद महासागर में, उनको एक जगह पे मतलब उनका एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, मतलब उनको एक दस्तावेजों के में कलेक्ट किया जाए। ठीक है, उन पर पुरातात्विक और ऐतिहासिक रिसर्च के माध्यम से संस्कृति की विविधता, वाणिज्य और जो धार्मिक अंतर संबंध है उनको डॉक्यूमेंटेशन करना है। और ये जो है ईस्ट अफ्रीका तक जाएगा, अरबियन पेनिसुला तक जाएगा, और भारतीय सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन आर्कियोप्लाजो में भी जाएगा। ठीक है, इसका विस्तार इतना लंबा है। जो ये 39 कंट्रीज चुने गए हैं भारत के द्वारा, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका, अरबियन पेनिनसुला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन आर्कियोप्लाजो। मतलब ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है एक तरीके से देखा जाए, जो भारत के सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत जो है इसको हम रखेंगे अगर, तो सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत, संचार या कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम उनके सांस्कृतिक संबंधों को अपने सांस्कृतिक संबंधों के साथ मिला करके समझ पाए। उनकी जो चिंताएं हैं सांस्कृतिक वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई, उनको एक तरीके से हम समझ पाए। तो ये एक तरीके से काफी बृहद और बड़ी दूरगामी सोच वाला जो है एक प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य जो है रिसर्च करना भी है, जो मैरीटाइम रूट्स हैं, उनका अध्ययन और उनसे संबंधित शोध करना है। ये भी एक इसका लक्ष्य है। और वो शोध जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक सेमिनार्स और मीटिंग्स और जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है ना, उसको लेकर के साथ में और किया जाना है। तो ये एक तरीके से शोध को भी बढ़ावा देगा, जो मैरीटाइम रूट्स हैं उन पर। अब यहाँ पे आप देख लो, ये जो कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं उन वहाँ पे 15 करोड़ रुपए जो है इसके लिए एलोकेट किया गया है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, विच विल री-एस्टेब्लिश टाइज बिटवीन द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन। 39 कंट्रीज को चुना गया है, और ये कुछ कंट्रीज हैं आप देखो, इनके साथ जो है इंडिया अपने ये मौसम प्रोजेक्ट मौसम के साथ तहत जुड़ेगा। बेनिफिट्स इसके क्या होने वाले हैं इंडिया को? प्रोजेक्ट मौसम का क्या बेनिफिट होने वाला है? इसके जो है बहुआयामी लाभ होने वाले हैं इंडिया को। बहुआयामी लाभ इंडिया को ही नहीं, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको भी होंगे। मतलब जो भी इसके प्रोजेक्ट मौसम के सदस्य राष्ट्र हैं उनको बहुआयामी लाभ होने वाले हैं। बहुआयामी का मतलब होता है कि कई डायरेक्शंस में, कई क्षेत्रों में इसका लाभ मिलने वाला है। It is also restarts the lost ties and roots between Indian Ocean states। ठीक है, ये जो संबंधों में एक तरीके की शिथिलता जो आ गई थी, जो लिंक्स खो गए थे, लिंक्स मतलब होता है जो जुड़ाव थे वो खो गए थे जो देशों के बीच में, और जो रूट्स थे वो जो खत्म हो रहे थे, ठीक है, उनको फिर से शुरू करने में भी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये देखो आप, इससे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलेगा कि नहीं, इंडिया को स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। ठीक है, जो इन कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को रिवाइव करेगा इंडिया, तो वहां पे क्या होगा, इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, सहयोग ज्यादा तेजी से आगे मतलब होगा, तो वहां पे
इंडिया और स्ट्रांगली हिंद महासागर में अपने आप को रख सकेगा। और ये चूंकि सारे देश जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ही है मैक्सिमम, तो उनके साथ संबंधों को बढ़ाकर एक दूसरे के साथ विन विन अरेंजमेंट पे भी संबंध सुधरेंगे। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन फ्रोजिंग न्यू एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। मतलब जो सहयोग के कई सारे नए सारे रास्ते खुले जाएंगे और जो है एक दूसरे के प्रति जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज किया जाएगा। This project will enable significant step in recording and celebrating this important phase of world history from the African, Arab and Asian world perspective. मतलब ये जो हमारा पूरा एरिया का जो इतिहास रहा है ना, जो समृद्ध इतिहास रहा है, उस पर जो है काम किया जाएगा और वो सबको एक साथ ले आने का प्रयास इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाने वाला है। द प्रोजेक्ट पर्पज इज टू डेवलप इंडियन ओशन वर्ल्ड। और इस प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य है वो है हिंद महासागर की जो दुनिया है ना, जो संसार है, जो इसके से जुड़े हुए जो देश है, उनको डेवलप करना है, उनको उनका विकास करना है। विच विल एक्सपेंड बिटवीन ईस्ट अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, श्रीलंका एंड द साउथ एशियन आर्कियोपेलागो, जैसा कि हमने बात किया था। सम बिलीव्स, ये देखो आप यहाँ पे जो इन कंट्रीज के साथ इंडिया अपना संबंध बना रहा है, सम बिलीव इट इज एन इफेक्टिव काउंटर टू द चाइनीज मैरीटाइम सिल्क रूट। चाइना के जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, क्योंकि हम इसमें अपने लॉस्ट रूट्स को खोजने की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो लिंकेजेस हैं और जो उनको बढ़ाने की बात की जा रही है इसमें 39 कंट्रीज के साथ जो हिंद महासागर में है। तो चाइना के जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, जिसके बारे में हमने देखा था कि वो जगह जगह पे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इसमें जो है इंडिया का प्रोजेक्ट मौसम जो है एक तरीके से उसको काउंटर करने की कोशिश है, एक तरीके से कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पे हम इसका एक कंपैरिजन करते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट्स के साथ। ये दोनों जो है गुड इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज। हिंद महासागर के क्षेत्र के जो देश हैं उनको विकसित करने के लिए ये एक अच्छा कदम है दोनों, ठीक है। इन डिसाइडिंग विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट टू ज्वाइन, ये कौन सा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए डिसाइड करने के लिए, इट विल कम डाउन टू विच कंट्री इज मोर सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट। यह देखना होगा कि कौन से देश जो है इस अपने प्रोजेक्ट को लेकर के ज्यादा गंभीर है। वो दोनों में यही है, लिंक्स की बात की गई है, कनेक्ट करने की बात की गई है, लिंक्स बनाने हैं, ठीक है। और कौन जो है बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफर कर रहा है, मतलब कौन ज्यादा वित्तीय लाभ दे रहा है और कौन अपने प्रोजेक्ट को लेकर के ज्यादा सीरियस है, अगर मैरीटाइम सिल्क रूट और प्रोजेक्ट मौसम की बात की जाए तो। और दूसरी बात, इमेज ऑफ द नेशन, जैसे हमने पब्लिक डिप्लोमेसी में पढ़ा था कि ब्रांडिंग नेशन होती है, तो इंडिया तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है उन देशों के साथ। तो इंडिया चूंकि तो शुरू से ही जो है एक सॉफ्ट कंट्री रहा है, सॉफ्ट नेशन के रूप में रहा है, ठीक है, और सॉफ्ट पॉलिसी का ही हम प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो इसलिए इंडिया के लिए ये एक तरीके से जो है ज्यादा फायदेमंद है। मैरीटाइम सिल्क रूट से ज्यादा प्रोजेक्ट मौसम को एक्सेप्टेंस मिल सकती है, क्योंकि इंडिया की इमेज जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो साम्यवादी देश है चाइना, ठीक है, इस दृष्टिकोण से। और इंडिया जो है बेहतर डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, लोकतांत्रिक अवसर उपलब्ध कराता है। It will come down to whether Indian project MOSAM can provide the financial benefit which are relevant as compared to the maritime silk route. अब यहाँ पे देखना है कि भारत का जो प्रोजेक्ट मौसम है वो वित्तीय लाभ भी उपलब्ध करा सकता है क्या, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैरीटाइम सिल्क रूट है वहाँ पे इसको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। तो ये एक तरीके से प्रोजेक्ट मौसम जो है इंडिया का काफी महत्वपूर्ण है हिंद महासागर में भारत की स्थिति को डिफाइन करने के लिए, ठीक है।
आगे इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे। एक बार हम प्रोजेक्ट सागरमाला देखते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट मौसम के बारे में और भी चीजें अपडेट्स आएंगे, जैसे कि आगे बढ़ेगा और उसमें तरह तरह की चीजें जो जुड़ेंगी, देश जुड़ेंगे, उनके रिएक्शन जुड़ेंगे, तो ये इस पे हम और ज्यादा विश्लेषण करने की दिशा में बढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट माला भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट सागरमाला, सॉरी, प्रोजेक्ट सागरमाला जो है एक पोर्ट लेड डेवलपमेंट, बंदरगाहों पर आधारित, ठीक है, बंदरगाह आधारित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है। मतलब बंदरगाह से ही विकास की शुरुआत हो जाए। मतलब बंदरगाह आधारित का मतलब है आयात निर्यात, ठीक है, एक्जिम जो हम पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंदरगाहों से ही होता है। तो बंदरगाहों पे सामान अगर हम ज़्यादा तेज़ी से पहुंचाने लगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने लगे यहाँ पे, ठीक है, यानी हिंटरलैंड जो हमारे हैं वहाँ से भी उत्पादों को पहुंचाने लगे। और अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो आगे हम देखेंगे। तो ये एक तरीके से बंदरगाह आधारित विकास की संकल्पना प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट प्रोग्राम का एक खाका हम यहाँ पे खींचने की कोशिश करते हैं। द रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एक्सिम एंड डोमेस्टिक ट्रेड विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कोई सामान कहीं पे पहुंचाने की का प्रयास, मतलब पहुंचाना, वो लॉजिस्टिक होता है। तो लॉजिस्टिक में जो सामान पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको कम करना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके लिए उसको कम करना है, और डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, सामान को इधर उधर ले जाना पहुंचाना, जो गुड्स हैं, ठीक है। और वो भी कैसे कम करना है, मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट, कम से कम जो है अवसंरचना पर कम से कम निवेश करके। अभी देखो पोर्टलैंड जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड 4 ऑब्जेक्ट्स एरियाज हैं। एक तो पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और वहां पे संपर्क यानी कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनका विकास। तो अब देखो यहाँ पे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में आपको कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण किया जाएगा, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन यानी सब क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, पोर्ट्स के नए पोर्ट्स लाए जाएंगे, उनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य दक्षता है, उसको इम्प्रूव करने का दृष्टिकोण यहाँ पे है, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, इफिशियंसी को, मतलब काम ज़्यादा उपलब्ध करा पाए, वो काम ज़्यादा कर पाए, उस पोर्ट से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। कार्य दक्षता का मतलब होता है कि किसी भी काम को एक निर्धारित समय में और कम मतलब लागत पे कंप्लीट करने की क्षमता, एक तरीके से आप समझ लो, वो उसको मानेंगे कि हम ज़्यादा कार्य सक्षम व्यक्ति है, कार्य क्षमता वाला व्यक्ति है, ठीक है। पोस्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, यहाँ पे नए रोड बनाए जाएंगे, रेल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, और अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे जो है नए जल मार्गों की पहचान की गई है, लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंदरगाह आधारित जो है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, और ये CEZ बनाए जाएंगे, जो 14 CEZ की पहचान की गई है कि ये 14 जगहों पे जो है CEZ बनाए जाएंगे। यहाँ पे क्या है, पोर्ट वो जो कोस्टल एरियाज है ना, वहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा और वहाँ से सीधे जो है पोर्ट पे ले जा करके उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। मैरीटाइम क्लस्टर, इस तरीके के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं इसके माध्यम से। और कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट, जो कोस्टल तटीय क्षेत्र पे जो रहने वाले लोग हैं उनका डेवलपमेंट, उनका जो है कौशल विकास किया जाएगा। कोस्टल टूरिज्म, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने का दृष्टिकोण है इसके अंदर। डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर्स एंड फिशिंग प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है,
फिशिंग प्रोसेसिंग सेंटर का मतलब मछलियों को प्रसंस्कृत करने का भी सेंटर जो है उनको भी एनहांस किया जाएगा। इसका जो पोटेंशियल लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो है आपका 35,000 से 40,000 करोड़ पर एनम, और 2025 तक इसको कंप्लीट किए जाने का दृष्टिकोण रखा गया है। अब यहाँ पे हम दोनों का एक बार देखते हैं सागरमाला और प्रोजेक्ट मौसम का किस प्रकार से वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं। वाइल सागरमाला एंड मौसम आर बोथ आउटवर्डली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दोनों जो है विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं। दे आर ऑल्सो इन सम वेज स्ट्रेटेजिक अंडरटेकिंग्स। अब देखो यहाँ स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि मौसम उदाहरण के लिए देखा जाए, एम्स टू एक्सप्लोर मैरीटाइम रूट्स, मतलब नौसैनिक या समुद्रिक जो मार्ग हैं उनका अन्वेषण करने के का लक्ष्य लिया हुआ है। और जो इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन लिटोरल्स का मतलब होता है कि जो खुला हुआ देश, मतलब कि अगर आप कभी ये देखते हो लैंड लॉक्ड, सुना होगा आपने नाम। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है चारों तरफ से भूभाग से घिरा हुआ, लेकिन लिटोरल इसका उल्टा होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जो इंडियन ओशन में लिटोरल कंट्रीज हैं, जो किनारे पे तटीय क्षेत्रों में जो देश हैं, उनके साथ रूट्स की पहचान करके उनके साथ एक जुड़ाव, एक जो है स्ट्रेटेजिक अंडरटेकिंग है। वन ऑफ इट्स सब थीम इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज सिस्टम एंड आइडियाज बिटवीन मेनी कोस्टल सेंटर्स। और इसका जो एक महत्वपूर्ण थीम है वो है कि नॉलेज सिस्टम और आइडियाज को जो अन्य जो तटीय सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, उनके साथ along with the maritime routes connecting India with Indian Ocean subsystem. This could in long term imply an aspiration of greater Indian influence of IOR, Indian Ocean region। ठीक है, मतलब अगर जो हम इन देशों के साथ जो हमारे इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज हैं उनके साथ जब हम कनेक्ट करेंगे, उनके साथ जब हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, मतलब कल्चरल कनेक्शन शुरू होगा, तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, नॉलेज सिस्टम में सुधार होगा, हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा क्लोजनेस आएगी और बड़े स्तर पर जो है इंडिया यहाँ पे एक तरीके से जुड़ जाएगा उनके साथ, तो इंडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा उनका। एक ये दृष्टिकोण है, क्योंकि हमारा जो है प्राचीन काल से ही कल्चरल संबंध रहा है उनके साथ, सांस्कृतिक संबंध रहा है, तो इसलिए ऐसा कहना ज़्यादा तर्क संगत लगता है कि भारत उनके साथ संबंधों को अपने अच्छे से स्थापित कर पाएगा। और जो सागरमाला है उसका भी उद्देश्य यही है। अब जब पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मतलब आपको ये दिखाई दे सकता है कि वो आंतरिक हो सकता है, लेकिन आपने सुना होगा कि जो गो वेस्ट चाइना का जो गो वेस्ट हमने पढ़ा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, गो वेस्ट चाइना का जो इंटरनल पॉलिसी थी, ठीक, जो सिंचियांग प्रोविंस टाइप के रीजन्स में चाइना में डेवलपमेंट के लिए दृष्टिकोण चलाई गई थी, उसी का एक तरीके से एक्सपेंड हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में। कहाँ पे? आपका सेंट्रल एशिया में। तो ये एक तरीके से जो इंटरनल पॉलिसी होती है उसी से कई बार जो है विदेश नीति भी निकल के आती है। तो जब हमारे हिंटरलैंड्स जो प्लेसेस हैं वहाँ से हमारे पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, ठीक, तो क्या होगा वहाँ पे हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने ट्रेड का संचालन कर सकते हैं, व्यापार का संचालन कर सकते हैं। और 2025 तक तो ऐसी कल्पना की जा रही है कि भारत का जो व्यापार है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उसकी वजह से कि जो है उसके लिए और भी कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी उसको ऑपरेट करने के लिए, व्यापार को। तो जो सागरमाला है इसका भी लक्ष्य है एक्सेस टू न्यू डेवलपमेंट रीजन्स, मतलब नए विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच बनाना इसका लक्ष्य है। और कनेक्टिविटी यानी संपर्क को सुधारना, किनके साथ संपर्क को? विथ रीजनल इकोनॉमिक सेंटर्स, क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों के साथ संबंध को अच्छा करना है। दो द प्रोजेक्ट्स रेमिट इज कन्फाइंड टू इंफ्रास्ट्रक्चर,
हालांकि इस प्रोजेक्ट, यद्यपि इस प्रोजेक्ट का जो रेमिट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित है। क्रिएशन इन इंडियन पोर्ट्स, जो इंडियन पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है वहीं तक सीमित है। गिवन द कंटेस्ट नेचर ऑफ इंडियन ओशन पॉलिटिक्स इट कुड विल वेल एक्सपेंड इनटू द रीजनल अंडरटेकिंग। जैसे हमने बात की थी कि चाइना ने, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इंडिया इम्प्रूव करता है तो यह संभव है कि यहाँ से जो है उसका विस्तार हम और भी आसपास के आस पड़ोस के देशों में कर सकेंगे। ये भी एक तरीके से जो है दृष्टिकोण है। Certainly, with the Chinese setting forth an ambitious plan of maritime infrastructure creation in IR, India will be keen on keeping its strategic options open. मतलब जैसा कि चाइना मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से जो है इस क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बहुत तेजी से फोकस कर रहा है, जोर दे रहा है, वो तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडिया भी जो है अपने इस रणनीतिक ऑप्शंस को, विकल्प को खुला रखेगा और वो अन्य देशों के साथ जो है इसका विस्तार कर सकता है। These would conceivably envisage the wielding of counter leverages in the IOR to preserve India's geostrategic influence. Therefore, in addition to being useful domestic initiatives, the two projects could serve as critical pillars of a broader India strategy, of a broader Indian strategy for greater regional integration. ठीक है, यानी ये दो प्रोजेक्ट जो है, जो क्षेत्रीय एकीकरण है, जो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया करना चाहता है, IOR रीजन में जो इंडिया करना चाहता है, वहां उसके लिए ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इंडिया का जो है इनके साथ इंटीग्रेशन जो है करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस इस तरीके से बढ़ रहा है। ये देखिए 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको एक बार डेल करने की कोशिश करना, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम इज कंसिडर्ड ए यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इन द इंडियन गवर्नमेंट टू improve relationship with the neighbors. Does the project have a strategic dimension? क्या प्रोजेक्ट में कोई रणनीतिक आयाम है? इस पर चर्चा करना है यहाँ पे, ठीक है। आप जो है इस पर आप आंसर लिखने की कोशिश करना, जो हमारा आज की क्लास है उसके बेसिस पे। फिर जो है हम एक दिन क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे और अलग अलग चैप्टर के लिए, फिर उसमें हम इसको ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूएस और चाइना की जो राइवलरी है एशिया में, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओपन वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे भी उनकी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।